24 में ये 24 क्या कर रहा है? कि ball is dropped, a ball is dropped from a balloon going up at a speed of 7 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट, एक बैलून है, मान एक बैलून है 7 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए बलून, इस बलून पर से एक बॉल गिरता है जो कि ऊपर की ओर जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड से। इफ द बलून बाज एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, जिसमें बलून 60 मीटर की हाइट पर है, मतलब ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर है ग्राउंड से। एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, जिसमें बॉल इस बलून पर से गिरेगा, जिसमें एक बॉल इस बलून पर से गिरेगा, मान लो एक बॉल है जिस बलून पर से गिर रहा है, गिर गया, बलून पर था, गिर गया, उस समय गिरा जब ये बलून जमीन से 60 मीटर ऊपर था। हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड, बॉल को नीचे पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये बॉल जब बलून पर से गिरेगा, 7 मीटर पर सेकेंड से चलता हुआ बलून जब जमीन से 60 मीटर ऊपर पर था तब उस पर से एक बॉल गिरा। आपको बताना है कि बॉल को नीचे गिरने में कितना समय लगेगा। तो कितना समय लगेगा बॉल को नीचे गिरने में? बहुत सारे तरीके हैं जो आपको अच्छा लगे। पहली बात समझिए, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि मतलब कि बाइक पर कोई जा रहा है जेंट्स, पीछे कोई मान ले लेडीज उडीज बैठी हुई रहती है, तो बहुत सारे लेडीज को पकड़ने उकड़ने का ढंग थोड़ा ठीक नहीं है, मतलब ठीक ढंग नहीं, मतलब कि पकड़ नहीं पाया सही से, तो कभी कभी कि गिर गई। तो मान ले जाए कि आप बाइक चला रहे हैं, आप कोई बाइक चला रहा है, आप कोई बैठे हुआ पीछे अगर बाइक चलते चलते अगर गिर जाए, पीछे से लुढ़क जाए, तो वहीं पर नहीं गिरेगा, जितना स्पीड से बाइक जा रहा उतना स्पीड से फेंका जाता है, रगड़ा जाता है। अगर मान ले बाइक रुकल है, आप कोई मान ले पीछे बैठा हुआ व्यक्ति मान ले जाए कि रुका हुआ बाइक में झुकते झुकते गिर जाए तो वहीं गिरेगा, लेकिन चलता हुआ बाइक में अगर गलती से गिर जाए तो फिर वहीं नहीं गिरेगा, रगड़ा के गिरेगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि जब भी बॉल 7 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, क्योंकि बॉल के चलते चलते बॉल उस पर से गिरा है, बलून के ऊपर चलते चलते चूंकि बॉल इस पर से गिरा है, अगर ये बलून रेस्ट में होता, तब जब बॉल इस पर से गिरता तो डायरेक्ट गिर जाता, लेकिन चूंकि चलते चलते ये बलून पर से हट रहा है बॉल, इसका मतलब जब ये बॉल बलून से अपना कांटेक्ट छोड़ेगा उस समय इसका स्पीड रहेगा 7 मीटर पर सेकेंड। ऊपर की ओर 7 मीटर पर सेकेंड रहेगा ऊपर की ओर, और धीरे 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 रुकेगा, अतः फिर नीचे आएगा। तो हम वही टाइम निकालना है। तो आप अगर ऐसा सोचें थोड़ा हम कि जो है इसको तो कभी रेस्ट में आना ही है, तो 7 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, इसको रेस्ट में आने में कितना समय लगेगा? इसको रेस्ट में आने में समय लगेगा 0.7 सेकेंड। टाइम ऑफ असेंडिंग का फॉर्मूला होता है U/G। आप किसी वस्तु को फेंके 10 से तो 10/10 1 सेकेंड में रुक जाएगा, 20 से फेंकेंगे तो 20/10 2 सेकेंड में रुक जाएगा, 30 से फेंकेंगे तो 30/10, 7 से फेंकेंगे तो 7/10, 0.7 सेकेंड में ही रुक जाएगा। और आपको बेसिक पता होगा कि जब 0.7 सेकेंड में रुकेगा तो फिर रुकने के बाद जब यहाँ पर वेलोसिटी इसका 0 होगा तो फिर से लौटेगा, यहीं पर आएगा 0.7 सेकेंड में, और फिर से पहुंचेगा 7 के स्पीड से ही। आपको पता है कि हम किसी बॉल को जितना स्पीड से फेंकते हैं फिर उतना ही स्पीड से लौट के वापस आता है, और जितना समय जाने में लगता है उतना ही समय आने में लगता है।
तो 0.7 सेकेंड यहाँ से यहाँ जाने में और 0.7 सेकेंड आने में, टोटल यहाँ पर हम लिख के रखते हैं 1.4 सेकेंड। अब बचा 7 मीटर पर सेकेंड यहाँ से चलेगा और इस 60 मीटर का दूरी तय करना अभी और नीचे। तो इस 60 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, ये नीचे का 60 मीटर, इसके बारे में बात करते हैं। और वो जो समय आएगा इसमें जोड़ देंगे, तब जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब सवाल ये रहा कि 7 मीटर पर सेकेंड यहाँ स्पीड है, नीचे 60 मीटर आना है, कितना समय लगेगा। फॉर्मूला लगाइए, s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 5t स्क्वायर प्लस 7t और माइनस 60 बराबर 0। तो सॉल्व करते हैं डायरेक्ट कि t इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब प्लस हो जाए गुना होकर के 4 इंटू ए, मैंने 4 × 25, 20 गुने 60 1200, 4ac बाई 2a का मतलब 10। इस तरह से आएगा -7 प्लस माइनस 1249 का वर्गमूल। तो मोटामोटी हम देख लेते हैं 1249 का वर्गमूल 35.34, तो लगभग हम 35 मान लेते हैं और बटा 10। तो -7 प्लस 35 बराबर 28, अब बटा 10 बराबर 2.8 सेकेंड। इसका मतलब 2.8 सेकेंड यहाँ पर हम लोग रखेंगे, तो 1.4 और 2.8 बराबर आ जाएगा 4.2 सेकेंड। 4.3 सेकेंड के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग 49 आया था 35.34, 35.34 तो आ जाएगा 28.34, 28.34 आएगा ये। तो 28.34 तो 2.83 के आसपास आएगा। फिर 2 पॉइंट यहाँ पर 83 करेंगे तो 4.2 कुछ और आगे आएगा, या फिर जी का मान हम लोग 9.8 लेंगे तो एक्यूरेट आंसर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में जी का मान 10 दिया हुआ नहीं है। तो आप जी का मान 9.8 अगर लेंगे तो एकदम एक्यूरेट आंसर तक आपका पहुंच जाएगा। तो इस तरह से निकल गया कि कितना समय उसको नीचे आने में लगेगा। चलिए, तो एक तरीका हुआ तो ठीक है, हम इसको थोड़ा दूसरे ढंग से करके दिखाते हैं। ये तो बेसिक बात हुआ, ये जानकारी होना ही चाहिए कि धीरे धीरे जाकर रुकेगा फिर वहां से लौट के आएगा। अब हम आपको ये समझाने जा रहे हैं थोड़ा डायरेक्ट मेथड। इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं थोड़ा दूसरे तरीका से। सवाल तो यह है कि ग्राउंड से 60 मीटर की दूरी पर जब एक बलून है, आई जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड से, ठीक उसी समय एक पत्थर यहां से इस पर से अलग होता है, जिसका स्पीड है ऊपर 7 मीटर पर सेकेंड हुआ था। बताना कितना समय के बाद ही जमीन पर गिरेगा। आप डायरेक्ट बनाइए। मान लो कि ऊपर हम मानेंगे प्लस और नीचे मानेंगे माइनस, ठीक। और फॉर्मूला लगाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो आन s कहाँ है? नीचे, इसलिए s का मान -60। u कहाँ है? ऊपर, तो 70 प्लस हाफ। a कहाँ है? नीचे, तो -10।
और t का स्क्वायर। इस तरह से आएगा -5t स्क्वायर प्लस 70 अब प्लस 60 बराबर 0। इसका मतलब 5t स्क्वायर -70 और -60 बराबर 0। -5t स्क्वायर प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 0 या 5t स्क्वायर -70 -60 बराबर 0। तो t का आंसर आएगा -b का मतलब प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर और -4 इसी का मान वही 1200 बाई 2 है। तो आ जाएगा 7 अब प्लस माइनस 49 1249 का वर्गमूल लगभग आया था 35 के आसपास। तो 35 अब बटा 10 35 और 7 42 अब बटा 10 तो आ जाएगा आपका 4.2 सेकेंड। आपका इच्छा करे तो आप यह मान के बना सकते हैं कि ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये हमारा कन्वेंशन है। हम ही तय करते हैं कि किधर प्लस मानना और किधर माइनस मानना। ये कोई रूल नहीं है कि s बराबर यूटी पर स्क्वायर में s प्लस होगा, चाहे u प्लस होगा, a माइनस होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि इधर जाएगा तो प्लस इधर जाएगा तो माइनस। आपका जिधर इच्छा है जिधर माने प्लस बस उसका उल्टा मान ले माइनस। अगर आप इस आधार पर आप बनाएंगे और फॉर्मूला लगाएंगे फिर यही से s बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो आप फिर से वही पाएंगे। s कहाँ है नीचे तो प्लस 60 लिखिए, u कहाँ है ऊपर तो माइनस में लिखिए प्लस हाफ, g कहाँ काम करेगा नीचे तो प्लस में लिखिए और t का स्क्वायर। और फिर से समीकरण वही आएगा 5t स्क्वायर माइनस 70 माइनस 60 बराबर 0 और इस सेम समीकरण है। इस तरह से फिर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.2 मीटर 4.2 सेकेंड। तो ये तरीका अच्छा है, प्लस माइनस से कोई झमेला नहीं रखना होता है मन में। आपका जिधर इच्छा करे प्लस मान लो, जिधर इच्छा करे माइनस मान लो, सॉल्व करते जाओ। चलिए नेक्स्ट सवाल में आ जाते हैं। आशा आपको इस सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आइए। क्या कहता है? A stone is thrown vertically upward with a speed of 28 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन को ऊपर फेंका गया है 28 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। आसान सवाल। मैक्सिमम हाइट का तो फॉर्मूला ही होता है, अब इसके पहले भी हम लोग किए थे, u स्क्वायर बाई 2g। जब फार्मूला लगाते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फार्मूला पर जब काम करते हैं आप तो अंत में जाकर रिजल्ट ही आता है u स्क्वायर बाई 2g। u स्क्वायर बाई 2g। तो फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। ये तो आंसर जो भी आएगा आपका, ये तो डायरेक्ट आंसर ही आएंगे। u स्क्वायर बाई 2g 25 40 मीटर। यार आपका 40 मीटर मतलब हो गया आपका, ये एक बार देख लेते हैं करके। ऊपर हो गया 28 गुना 28 और नीचे हो गया आपका 2 गुना 9.8।
तो 40 मीटर, सही है, 40 मीटर। कर फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। जब यहां पहुंचा इसके 1 सेकेंड पहले क्या स्पीड था। तो हम ये बात डिस्कस करते हैं बहुत बार कि 1 सेकेंड पहले वही स्पीड था, ऊपर की ओर था, स्पीड ऊपर की ओर होगा, जो 1 सेकेंड बाद इसका यहां स्पीड रहेगा। 1 सेकेंड पहले फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पहुंचने के 1 सेकेंड पहले क्या स्पीड है, वही स्पीड है जो मैक्सिमम हाइट पहुंचने के 1 सेकेंड के बाद है। क्योंकि जैसे जैसे वेलोसिटी डाउन होते जाता है वैसे उसी वेलोसिटी फिर मतलब स्पीड डाउन होते जाता है, वैसे उसी स्पीड बढ़ते जाता है। आप ऐसा समझो जैसे कि 28 मीटर पर सेकेंड है, इसमें 10 से भागा दे दो, एकदम आध रखो, तो कितना आ गया 2.8 सेकेंड आ गया। मतलब 0.8 सेकेंड में ये 28 20 हो चुका होगा। 0.8 सेकेंड में 28 मीटर पर सेकेंड 20 हो चुका होगा। फिर 1 सेकेंड में 10, फिर 1 सेकेंड में 0, आने वक्त फिर 1 सेकेंड में स्पीड 10, फिर 1 सेकेंड के बाद स्पीड 20, फिर 0.8 सेकेंड के बाद 28। तो जिस तरह से स्पीड घटते जाता है उसी तरह से स्पीड बढ़ते जाता है। इसका मतलब 1 सेकेंड के पहले, रुकने के 1 सेकेंड पहले उसका जो स्पीड होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। हम जी का मान 10 लेके बोल रहे थे आपको 10 मीटर पर सेकेंड। अगर 9.8 लेके बनाएंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड आएगा आंसर आपका, 9.8 मीटर पर सेकेंड। आप लगभग लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। डज द आंसर ऑफ द पार्ट बी डज द आंसर ऑफ द पार्ट बी चेंज, क्या 9.8 मीटर पर सेकेंड जो हमारा आंसर आई चेंज हो जाएगा इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28। अगर ये स्पीड 28 से ज्यादा हो जाए, सच्चाई 40, मतलब कि अगर ये 40 हो जाए, कह कि अगर 28 40 हो जाए तो क्या होगा, बोले 40 होगा तो कुछ नहीं, इस स्पीड में कोई अंतर नहीं आएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 सेकंड के बाद 30 होगा, फिर 1 सेकंड के बाद 20 होगा, फिर 1 सेकंड के बाद 10 होगा, फिर 1 सेकंड के बाद 0 होगा। तो रुकने के 1 सेकंड पहले तो फिर 10 है, मतलब 9.8, अगर जी का मान 9.8 मान के बनाए। अगर 80 के स्पीड से आप फेंकेंगे, 1 सेकंड के बाद 70, 1 सेकंड के बाद 60, 1 सेकंड के बाद 50, 1 सेकंड के बाद 40, 1 सेकंड के बाद 30, 1 सेकंड के बाद 20, 1 सेकंड के बाद 10, फिर 0। तो रुकने के 1 सेकंड पहले तो फिर 10 ही है। इसका मतलब है पूछ रहा है कि डज द आंसर ऑफ द पार्ट बी चेंज, बोले नो, कोई चेंज नहीं होगा, अभी भी आंसर वही होगा आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड, कोई चेंज होने वाला नहीं। तो यह क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट आ जाइए 26 नंबर सवाल में। क्या है सवाल भाई, कि पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग, एक लंबा बिल्डिंग, ए पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टॉल बिल्डिंग। इस टॉल बिल्डिंग के टॉप पर एक आदमी बैठा हुआ है। एट बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल्स को गिरा रहा है, छोड़ रहा है, मतलब 0 वेलोसिटी से, फेंक नहीं रहा है, छोड़ रहा है। एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 1 सेकेंड, हर 1 सेकेंड के बाद एक बॉल, जैसे कि मान लिया जाए कि पहला बॉल छोड़ रहा है, 1 सेकेंड बीता, दूसरा बॉल छोड़ने लगा और पहला बॉल 1 सेकेंड चल चुका होगा। अगर तीसरा बॉल छोड़ रहा होगा तो दूसरा बॉल 1 सेकेंड और पहला बॉल 2 सेकेंड चल गया होगा। जब ये चौथा बॉल छोड़ रहा होगा तो तीसरा बॉल 1 सेकेंड, दूसरा बॉल 2 सेकेंड और पहला बॉल 3 सेकेंड चल लिया होगा। जब ये पांचवा बॉल छोड़ रहा होगा तो चौथा 1 सेकेंड, तीसरा 2 सेकेंड और दूसरा 3 सेकेंड चल लिया होगा। तो फाइंड द पोजीशंस ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज ड्रॉपिंग।
जब छठा छोड़ रहा होगा तो पांचवा 1 सेकेंड, चौथा 2 सेकेंड, तीसरा 3 सेकेंड, दूसरा 4 सेकेंड और पहला 5 सेकेंड चल चुका होगा। तो बताओ तीसरा, चौथा और पांचवा कहाँ है जब छठा छोड़ा जा रहा है? बोले तीसरा, चौथा और पांचवा कहाँ है? पांचवा का अगर आप कहानी देखें, पहले आप ऐसे देख लें पांचवा का अगर कहानी, तो पांचवा बॉल कितना चला है? अगर आप पांचवा का कहानी देखें तो पांचवा बॉल कितना चला है? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा? यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब 5 मीटर। अगर आप बोले तो 9.8 का आधा 4.9 मीटर। पांचवा चले गई 4.9 मीटर। 5 आया है, जी का मान 10 मान के बना रहे हैं इसलिए। चौथा कहाँ रहेगा? चौथा बॉल 2 सेकंड चल लिया होगा, इसलिए यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 20 मीटर। और तीसरा बॉल का जहां तक बात है, ये चूंकि 3 सेकंड चल लिया होगा तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 3 3 9, 9/2 4.5, 4.5 गुना 10, 45 मीटर। 3 से 45 मीटर, 20 मीटर और 5 मीटर। इस तरह से थोड़ा बहुत आंसर में चेंजिंग आया हुआ है, क्योंकि जी का मान हमने 10 लेके बनाया है और आंसर 9.8 कर दिया गया। जनरली क्या है कि अगर क्वेश्चन में जी का मान 10 नहीं लिखा होता है तो कैलकुलेशन जो भी होता है सब 9.8 पर ही होता है। हम लोग सुविधा के लिए 10 ले लेते हैं। तो इस तरह से निकल गया कि तीसरा, चौथा और पांचवा बॉल कहाँ पे होगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि हेल्दी यंग मैन, एक हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम ए 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग। एक लंबा बिल्डिंग है, मान लो यही बिल्डिंग है। ये 11.8 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग। A healthy young man standing at a distance of 7 मीटर from, यहां से 7 मीटर दूरी पर, 7 मीटर की दूरी पर एक हेल्दी यंग मैन, पूरा एक जवान हट्टा कट्टा आदमी एकदम खड़ा है 7 मीटर की दूरी पर बिल्डिंग से। सीज, देखता है कि किड स्लिपिंग फ्रॉम द टॉप, एक बच्चा स्लिप कर रहा है, यहां से स्लिप कर गया, मैंने 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हो गया गिरना। टू कैच द किड 7 मीटर फ्रॉम हाई बिल्डिंग, सी ए किड स्लिपिंग फ्रॉम द टॉप, स्लिपिंग फ्रॉम द टॉप। From the top floor. With what speed should he run to catch the kid? सवाल है कि with what speed should he run to catch the kid? With what speed a healthy young man standing at a distance of 7 meter from 11.8 meter high building sees a kid sleeping from the top floor, sleeping from the top floor, top floor से गिरता हुआ देखता है। तब कहता है with what speed should he run, with what speed
should he run to catch the kid at the arm's height 1.8 मीटर। मतलब इसे कोई जाके कैच करेगा तो ऐसे ना कैच करेगा, अब ऐसे कैच करेगा तो इसका जो आर्म्स है बाह वो जमीन से 1.8 मीटर पर है, 1.8 मीटर पर। मतलब पूरा नीचे जमीन पर गिरते गिरते कैच नहीं ना करेगा, कैच करेगा तो इसे बाह में कैच करेगा। जब ये आदमी दौड़ करके यहाँ आएगा तो इसका बाह तो यहाँ होगा, तो बच्चा तो यहीं पर गिरेगा आकर के, जो कि जमीन से 1.8 मीटर ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा को 10 मीटर ही गिरते गिरते इसे यहां पहुंच जाना है। और ये जो स्पीड के बारे में जो चर्चा है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड है। मतलब जो आदमी दौड़ेगा एक समान चाल से दौड़ेगा, एक समान चाल से दौड़ेगा, एक ही स्पीड से। तो बताना है कितना स्पीड से दौड़ना चाहिए। मान लो कि भी स्पीड से दौड़ा, इसका मतलब जितना समय बच्चा को यहां से यहां तक गिरने में लगा उतना देर में इसे पहुंच जाना चाहिए। हम पहले ही निकाल लेते हैं कि बच्चा को गिरने में कितना समय लगा। कितना गिरने में? बोले 10 मीटर, क्योंकि 1.8 मीटर तो वहां का ही हाइट है नीचे से। तो 10 मीटर नीचे गिरने में कितना समय लगेगा? S बराबर ut प्लस हाफ g t स्क्वायर। तो t स्क्वायर बराबर आ जाएगा 20/9.8। 9.8 को ना मोटा मोटी हम 10 ही मान लेते हैं, तो आ जाएगा 2 सेकेंड। t बराबर √2 सेकेंड, √2 सेकेंड। टी स्क्वायर का मान 2 आया तो t का मान √2 सेकेंड। इसका मतलब √2 सेकेंड में इसे यहां से यहां पहुंच जाना चाहिए। कितना स्पीड से? v स्पीड से। इसका मतलब v इंटू √2 सेकेंड बराबर 7। तो v बराबर 7/√2। तो v बराबर 7/√2 का मान 1.4। तो 14×5 = 70। तो लगभग 5 मीटर पर सेकेंड से इसे दौड़ना चाहिए, ताकि वो जाकर के किड को कैच कर ले, वो भी जमीन से 1.8 मीटर ऊपर। तो जो आपका आंसर आया है 4.9, वही 5 का 10 का हम 5 आया है। अगर 9.8 लेके बनाते तो 4.9 आ जाता।